अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोगों ने रीनल फंक्शंस टेस्ट के ऊपर बात करनी है। हमने पिछले कुछ लेक्चरों में हमने रीनल सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि हमारा जो किडनी है उसके बाद उसमें नेफ्रॉन, फिर हमने देखा कि हमारी यूरिन की प्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, यूरिन की कंसंट्रेशन किस तरह से हो रही है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किडनी में एसिड बेस का बैलेंस किस तरह से हमारा मेंटेन है। अब हम लोगों ने जिस स्टडी करना है वो है रीनल फंक्शन टेस्ट के ऊपर, कि हम लोग कभी भी जब भी हमें कोई किडनी का प्रॉब्लम होता है तो हम कुछ टेस्ट करवाते हैं लेबॉर्ट्री में, और फिर उन टेस्ट के साथ हमें पता लग जाता है कि हमारा फलाना जगह पे फलाना प्रॉब्लम है और फलानी डिजीज़ है। ठीक है, सो आज हम इन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यूरिन की कंपोजिशन देखने की, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम आपने देखना है 1000 से 15000 है। नेचर इसकी अगर आप देखते हैं तो वो स्लाइडली एसिडिक है, यानी थोड़ा सा एसिडिक है, और उसमें पीएच आपने याद रखनी है 4.5 to 6 जो है वो इसकी पीएच है। उसके बाद ऑस्मोलैरिटी आपको पता है कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जहाँ हमने कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ा था वहाँ हमने देखा था कि जब हमारा जो यूरिन है वो आता है लूप फैलने के एंड पार्ट पे, तो वहाँ पर उसकी ऑस्मोलैरिटी 12000 हो जाती है। और उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी में इसकी 1 पॉइंट और आगे कुछ वैल्यूज़ में चेंजिंग होगी। कलर इसका नॉर्मली स्ट्रॉ कलर होता है, स्ट्रॉ कलर लाइट येलो सा कलर होता है। और ऑर्डर की बात करें तो फ्रेश यूरिन के अंदर लाइट एरोमेटिक ऑर्डर होती है, लेकिन अगर हम उसको कुछ देर के लिए स्टोर करके रख देते हैं तो ये ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया का इसके ऊपर एक्शन हो जाता है। और जब बैक्टीरिया का एक्शन हो जाता है तो यूरिन के कलर के साथ साथ उसके अंदर जो ऑर्डर है उसमें भी चेंजिंग आ जाती है, ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आना शुरू हो जाती है। जितनी देर हम लोग उसको बाहर एयर में रखेंगे यूरिन को, उतना ज़्यादा ही उसके अंदर बैक्टीरिया का एक्शन होगा और उतना ज़्यादा उसका जो है वो ऑर्डर जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कंपोजिशन पे बात करते हैं तो कंपोजिशन में आपको पता है कि हर चीज़ जिसकी भी हम कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, जैसे हम बाइल की कंपोजिशन डिस्कस की है पिछले लेक्चरों में, उसके साथ हमने डिफरेंट जो है चीज़ों की पैंक्रियाटिक जूस की बात की, गैस्ट्रिक जूस की बात की हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सो उनमें हम लोगों ने देखा कि हम हर किसी की कंपोजिशन में ये कहते हैं कि हमारे पास 99% वाटर है, बाकी 0.5% जो है वो हमारे पास सॉलिड्स आ जाते हैं। तो सॉलिड भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। आप लोग ये टेबल देखिए, ये हमारा यूरिन है, इसके अंदर बाकी तो वाटर हो गया और कुछ हमारे पास सॉलिड होता है। सॉलिड दो तरह से है, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि इनऑर्गेनिक की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें आयंस आएंगे, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारे आयंस आ जाएंगे। और जबकि ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें आ जाएंगी, जैसे यूरिया हो जाता है, यूरिक एसिड, केराटिन और अमोनिया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट क्या होता है। रीनल फंक्शन टेस्ट क्या है? ये ग्रुप ऑफ टेस्ट दैट आर परफॉर्म टू असेस द फंक्शन ऑफ द किडनी। ये ऐसे टेस्ट हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा किडनी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी हमें डिजीज़ होती है तो डॉक्टर फ़ौरन पहले तो सिम्टम्स देखते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं। अगर वो सिम्टम्स किडनी की डिजीज़ से रिलेटेड हैं तो वो हमें फ़ौरन कहते हैं कि फ़लाना रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएं, फ़लाना रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएं। तो यही ग्रुप ऑफ टेस्ट हैं जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारा किडनी सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या अगर इसमें कोई ख़राबी आई है तो किस जगह पे आई है। किस 3 तरह के हमारे पास रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं। पहला है एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड तीसरा है एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ठीक है, कि पहला चीज़ तो यह है कि अगर हमारे पास रीनल में कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहला जो उसके अंदर आएगा वो यूरिन के अंदर आएगा, कि यूरिन की कुछ ना कुछ चेंजिंग्स होंगी। इसके साथ साथ ब्लड में भी कुछ चेंजेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम फ़ौरन ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है रीनल के अंदर। और इसी तरह ब्लड और यूरिन दोनों के एग्जामिनेशन से हम लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें कौन सी किडनी की डिजीज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड यूरिनालिसिस। कि जब हम लोग इस यूरिन के ऊपर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक यूरिन का सैंपल आपको दे दिया जाता है, उसके ऊपर आप डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट देखते हैं। आप देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उसका कलर देखेंगे, आप उसकी पीएच देखेंगे, आप देखेंगे कि उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। अगर इन सारी चीज़ों में कुछ चेंजेस आती हैं तो आप फ़ौरन डिटेक्ट कर लेंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
इस तरह आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, आप देखेंगे कि यूरिन के अंदर आ क्या क्या रहा है, उसके अंदर ब्लड सेल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसके अंदर कोई और बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई और चीज़ तो नहीं आ रही, कोई म्यूकस तो नहीं आ रहा। इसके बाद आप केमिकल एनालिसिस करेंगे कि किस चीज़ से हुआ, कोई ऐसा केमिकल तो आना शुरू नहीं हो गया यूरिन के अंदर या क्या चीज़ है। तो इस तरह से आप डिटेक्ट करेंगे अपनी यूरिन की कंपोजिशन को और फिर उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। अच्छा जी, तो अब हम लोग देखते हैं कि आपने किस तरह फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, किस तरह माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है और किस तरह आप केमिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सारी चीज़ों को। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। और फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप उसका वॉल्यूम डिटेक्ट करेंगे कि यूरिन के वॉल्यूम में क्या चेंज आया है। ठीक है, आप इसी को डिटेक्ट करने से आपको पता लग जाएगा कि डिजीज़ क्या है। ठीक है, साथ साथ मैंने इस डिजीज़ भी लिख दी है कि कौन कौन सी डिजीज़ होगी। जैसे अगर यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है ना। अब एक नॉर्मल जो वॉल्यूम है यूरिन का, वो हमने पीछे पढ़ के आए हैं, कितना नॉर्मल वैल्यू थी आप लोग बताएं। हाँ जी, 1000 से 15,000 मिलीलीटर, दैट इज़ द नॉर्मल वैल्यू। बट आप डिटेक्ट कर रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं और आपने डिटेक्ट किया है कि जो पेशेंट का यूरिन का वॉल्यूम है वो 15 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब वो 16,000 आ रहा है, वो 18,000 आ रहा है, इस तरह से। सो हम फ़ौरन क्लिक करेंगे कि इनमें से कोई एक डिजीज़ उसे हो सकती है। जैसे अब रीज़न ये है कि वॉल्यूम की इंक्रीज़ हुआ क्यों, आखिर कोई तो रीज़न होगी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया नॉर्मल वैल्यू से। क्या होता है कि इंक्रीज इन प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड द रीनल डिसऑर्डर, या तो कोई रीनल डिसऑर्डर है, ये बात तो डेफिनेट है। लेकिन जब प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है, एक्चुअली क्या है कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ गया है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो हमारे अमाइनो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और वो अमाइनो एसिड्स की वजह से देखिए कोई भी चीज़ जब ब्रेकडाउन होता है तो उसके रिजल्ट में वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। अगर आपको पता हो कि जब प्रोटीन की डाइजेशन होती है तो ये अमाइनो एसिड्स अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह जो भी मेटाबॉलिज्म होगी उसके रिजल्ट में वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा और उस वेस्ट की वजह से हमारा ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ज़्यादातर प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। और ये क्या शो करेगा कि आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ है, कोई पेशेंट क्रोनिक डिजीज़ हो गई है या डायबिटीज़ इंसिपिडस है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में पोलीयूरिया होता है। अब पोलीयूरिया से क्या मुराद है? द वर्ड पोली मीन मैनी एंड यूरिया मीन यूरिन, यानी आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आना शुरू हो गई है, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया है। इसके साथ साथ आपको ग्लाइको यूरिया भी हो सकता है। द वर्ड ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड यूरिया वर्ड मीन अगेन यूरिन, यानी आपके यूरिन में ग्लूकोज आना भी शुरू हो गई है। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारी किडनी ने वाटर को नहीं निकालना ज़्यादातर यूरिन से, हमारी किडनी का काम क्या होता है कि उसने वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है। अब ग्लाइकोयूरिया के केस में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज भी यूरिन में आ रहा है और आप सब लोगों को पता है कि ग्लूकोज तो प्रॉक्सिमल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल में सबसे पहले अब्जॉर्ब हो जाता है और 99% ग्लूकोज जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब आप नोट करेंगे कि पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, आप फ़ौरन डिटेक्ट करेंगे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, प्रॉक्सिमल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है किडनी के अंदर। ठीक है, फ़ौरन आपका माइंड क्लिक करेगा। अब आप कलर की बात करते हैं कि यूरिन का कलर भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि क्या डिजीज़ है। अब नॉर्मली आपको सिचुएशन पता है, पहले आपने हर किसी की नॉर्मल सिचुएशन लिखनी है, उसके बाद अब नॉर्मलिटी की तरफ आना है कि फ़लानी चीज़ बढ़ गई है या फ़लानी चीज़ कम हो गई है तो उससे ये डिजीज़ होंगी। तो सबसे पहले आपने कहा कि नॉर्मल जो यूरिन का कलर है वो तो स्ट्रॉ कलर है, लाइट येलो सा कलर है, लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि उसका कलर तब्दील हो जाएगा। जैसे जॉन्डिस या कान जब होता है तो हमारे यूरिन के अंदर बिलिरुबिन आना शुरू हो जाता है। बिलिरुबिन आपको पता है कि जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है तो एक पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। अब क्योंकि बिलिरुबिन एक पिगमेंट है तो इस वजह से ये यूरिन का कलर चेंज कर देता है। इसके साथ साथ आपको हिमेटोयूरिया हो सकता है। अब हिमेटो का वर्ड का मतलब होता है ब्लड और यूरिया का मतलब होता है यूरिन, यानी आपके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया। आप सब लोगों को पता है कि जैसे ही नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पर रेड ब्लड सेल फिल्टर नहीं होते हैं,
ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे यूरिन के अंदर कोई ब्लड का सेल या कोई वाइट ब्लड सेल नहीं होता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन के दौरान सिर्फ वाटर और जो डिफरेंट आइंस हैं और डिफरेंट जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं वो सिर्फ आते हैं, ब्लड का कोई भी नहीं आता। लेकिन आपके यूरिन में, आपके रीनल में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है बाज़ औक़ात, तो उस वजह से भी यूरिन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। इसके साथ इंजेक्शन ऑफ बीटरूट एंड ऐड कलर टू द फूड। कोई आप ऐसी फूड खाते हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स ऐड थे, उससे भी यूरिन का कलर चेंज होता है। और बीटरूट खाने से, जो चुकंदर होता है उसको खाने से भी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। आपने देखा है कि हम लोग इसके लिए हमारे पास डिजीज़ की भी कंडीशन है और नॉर्मल सिचुएशन भी है कि जब आप बीटरूट खा लेते हैं तब भी आपका ये हो सकता है। अगर आप यूरिन की अपीयरेंस की बात करते हैं तो यूरिन बिल्कुल क्लियर सा होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट लाइक होता है, इतना ज़्यादा टर्बिड नहीं होता। आपको पता है टर्बिड क्या चीज़ होती है? आप मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको आर पार नजर ना आए। अगर आप यूरिन को एक शीशे के बर्तन में लें तो आपको जो पीछे है चीज़ है या पीछे जो ग्लास होगा वो आपको थोड़ा बहुत नज़र आता है, मतलब यूरिन थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन क्या होता है कि इट बिकम टर्बिड इन बोथ फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस, के बाद आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है या फिजियोलॉजी कंडीशन की वजह से ये ऐसा टर्बिड हो जाता है कि हमें इसके आर पार जो है वो नज़र नहीं आता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है कि हमारे पास प्रेसिपिटेशन ऑफ क्रिस्टल्स हो गया है, कि जो कुछ ऐसे यूरिन के अंदर कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर दिया, उससे भी हमारा क्या होगा कि वो टर्बिड थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसके अलावा म्यूस्कस अगर हमारे पास यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाए तो वो भी, और बिना वेजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इनके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है, बस ये कुछ नॉर्मल और टेम्पोरेरी जो शॉर्ट पीरियड के लिए ये आपका चीज़ हुआ है, कोई डिजीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करें, यानी कोई डिजीज़ की वजह से टर्बिडिटी हुई है, तो वो कौन कौन सी जगह होगी? एक तो होगी कि ब्लड सेल्स आना शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से ना थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके यूरिन में बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह आ जाता है तो उसकी वजह से भी वो गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम शॉर्ट से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा है। ठीक है, साथ साथ आपने इसको मेमोराइज भी करना है। सबसे पहले हमने यूरिन की नॉर्मल कंपोजिशन डिस्कस की, उसका वॉल्यूम, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका नॉर्मल कलर, उसकी ऑर्डर डिस्कस की, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हमने कहा कि हमारे यूरिन के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से, हमने कहा वाटर भी है, सॉलिड भी है। सॉलिड में हमने कहा कि ऑर्गेनिक भी सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर सारे हमारे पास आइंस वगैरह आ जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास सारे जो है ना वो आइंस, यूरिया और कैरेटीन और ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने रीनल फंक्शनल टेस्ट को डिस्कस किया कि ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ टेस्ट हैं जिसमें हम अपनी किडनी की असेसमेंट करते हैं कि आया कि हमारी किडनी इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट प्रॉपर्ली। देन वी डिस्कस दैट व्हाट आर द यूरिनाइसिस, नहीं, फिर उसके बाद हमने कहा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीनल फंक्शन टेस्ट। हमने कहा 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम यूरिन के ज़रिए एग्जामिनेशन करेंगे, फिर ब्लड के ज़रिए करेंगे और फिर हम लोग तीसरा करेंगे ब्लड यूरिन एनालिसिस। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? उसके बाद हमने कहा कि अभी फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की, हमने यूरिनालिसिस की, कि हमने कहा डिफरेंट, हम जब डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं एक यूरिन के सैंपल के ऊपर तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं? हम यूरिनालिसिस कहते हैं। और ये 3 तरीक़ों से हो रही है। पहला तरीका हमने डिस्कस किया कि हम उसके क्या करेंगे, हम उसका वॉल्यूम चेक करेंगे। वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तो उसका मतलब प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म ज़्यादा है, डायबिटीज़ इंसिपिडेंस हो सकता है, ग्लाइकोयूरिया हो सकता है। ठीक है, कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई पिगमेंट ज़्यादा हो गया है, जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटोयूरिया यानी ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो गया, हेमेटोयूरिया, इस तरह की चीज़ें। पेरेंट्स की अगर आप लोग बात करते हैं यानी वो टर्बिडिट होना शुरू हो गया। इसमें फिजियोलॉजी भी है, नॉन पैथोलॉजी भी है, कि हमारे पास फिजियोलॉजी में प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी, डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ ब्लड सेल्स आना शुरू हो जाते हैं, ये बैक्टीरिया और ये इसकी वजह से हो जाता है। फिर हम अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी हमने एक फिक्स वैल्यू देखी है, जो कि हमारे पास 1.0 आई थिंक कुछ वैल्यूज़ थी और फिर 1.025 था। मैं आपको पीछे से कंफर्म करके दिखा देती हूँ। ओह यस, दैट इज़ 10।
सो ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर अब इससे चेंज होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज अ मेजर ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट इन द पार्टिकल। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों हम लोग मेजर करें, एक्चुअली इसमें हम लोग ये डिटेक्ट करें कि यूरिन के अंदर कितने सोल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में और हाई होगी डायबिटीज़ मेलिटस के केस में या रीनल फंक्शन या एसएस मेडिसिन खाने से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। अब देखिए हम मेडिसिन खाएंगे तो मेडिसिन के अंदर क्या है, सोल्यूट है, एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उसकी वजह से भी ये ज़्यादा हो जाता है। इस तरह डायबिटीज़ मेलिटस के केस में भी यही हो रहा है, एक्यूट रेनल फेलियर। लेकिन जो डायबिटीज इंसिपिडस है उसके केस में ये स्पेसिफिक ग्रेविटी लो हो गई है। यानी हमने पढ़ा था ना कि डायबिटीज इंसिपिडस के केस में यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, यानी यूरिन के अंदर जो वाटर का वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, लेकिन जो सोल्यूट का पार्ट है वॉल्यूम वो कम हो गया। ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं तो ऑस्मोलैरिटी यूरिन की जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, किसमें, डायबिटीज इंसिपिडस के केस में, जहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट भी कम आ रहा है, सोल्यूट भी कम आ रहा है, दोनों केसेस में डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पीएच मेजर करते हैं। आपको पता है कि यूरिन का जो नॉर्मल है वो एसिडिक है हमारे पास, और पीएच अगर आप इसकी याद हो तो आपको पता है कि ये 4.5 से 6 तक है, यानी एसिडिक है। अब इसमें चेंज आएगा कि पीएच डिक्रीजेज इन रीनल डिजीजेस। ठीक है, पीएच भी डिक्रीज हो जाती है। और नॉर्मल कंडीशन पीएच ऑफ द यूरिन डिपेंड अपॉन द डाइट एंड स्लाइटली अल्कलाइन इन वेजिटेरियन। फूड और डाइट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी पीएच किस तरह से होगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आपकी पीएच थोड़ी सी अल्कलाइन नेचर की होगी, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपकी यूरिन एसिडिक नेचर की होगी। तो ये डिफरेंस आ जाता है आपकी डाइट के ऊपर भी कि आप खा क्या रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक, ये फिजिकल एग्जामिनेशन था। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने उसका क्या क्या देखा, हमने उसका वॉल्यूम देखा, कलर देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी, हमने उसका पीएच देखी, हमने उसके ऑस्मोलैरिटी को देखा, अपीयरेंस को देखा, उसके कलर को देखा, और ये सारी चीज़ें 6 जो चीज़ें हैं ये हमने डिस्कस की हैं। हम लोग यहाँ पर जहाँ हमने फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की थी, यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या करना है। जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा, सबसे पहले आपने उसके वॉल्यूम को चेक करना है, फिर आपने उसकी पीएच को देखना है, आपने उसका ऑर्डर देखना है, ऑर्डर या कलर, फिर आप उसका क्या डिटेक्ट करेंगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद आप उसकी ऑस्मोलैरिटी को चेक करेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने उसका क्या चेक करना है, एंड द लास्ट वन थिंग इज पीएच हो गया, ऑस्मोलैरिटी हो गया, अपीयरेंस को आप देख लेंगे कि अपीयरेंस किस तरह टर्बिडिटी है या नहीं है। सो द लास्ट पॉइंट इज अपीयरेंस। ठीक हो गया। अब ये हमने फिजिकल एग्जामिनेशन इन पॉइंट से सारा कर लिया। अब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप कैसे करेंगे अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आ जाता है। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होगा अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं। या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे अपने यूरिन के किसी भी सेगमेंटेशन की। जैसे आप उसमें डिटेक्ट करेंगे कि आया रेड ब्लड सेल्स तो नहीं है, वाइट ब्लड सेल्स तो नहीं है, एपिथेलियम सेल, कास्ट, क्रिस्टल और बैक्टीरिया, ये 6 चीज़ें आ जाती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, यानी यूरिन के अंदर ऐसी चीज़ें का प्रेजेंट होना जो माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल हो गए, वाइट ब्लड सेल, ये बहुत छोटे होते हैं ना, क्रिस्टल हो गए, बैक्टीरिया आम आँख से नज़र नहीं आता, कैस्ट क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊँगी, एपिथेलियम के सेल आ जाते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स आएंगे तो आपने उनका पहले भी मैंने आपको कहा कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, हिपैटोयूरिया। रेड ब्लड सेल्स का आना हीमेटो यूरिया की यूरिन के अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, और इसमें डिजीज़ क्या होगी, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस हो गया। यानी क्या है कि ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको हम ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस का वर्ड का कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर डिजीज़ ग्लोमेरुलस में होगी। इस तरह वाइट ब्लड सेल्स भी थोड़े से अपीयर होते हैं, लेकिन अगर ये इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इसका मतलब वही है कि ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस है, यानी ग्लोमेरुलस में कोई ख़राबी है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किसी भी पार्ट में, तो उस वजह से भी वाइट ब्लड सेल आना चाहिए। देखिए इन्फेक्शन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स तो आएंगे। ठीक है, वेयर इन्फेक्शन
occur, WBCs transfer to that place. आपको पता है कि आपके ब्लड में भी यही चीज़ हो रही है, जहाँ एक्यूट सा इन्फेक्शन हो गया फ़ौरन WBCs वहाँ पर पहुँच जाते हैं. सो अब ग्लोमेरुलस में क्योंकि इन्फेक्शन हुआ तो फ़ौरन जो WBCs हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे. एपिथेलियम के सेल्स, आपको पता है हर लेयरिंग जो हो रही होती है ट्यूब्यूल्स की या जिस भी चीज़ की, वो एपिथेलियम के लेयर्स की होती है. और अब क्या हो गया कि कुछ एपिथेलियम के सेल हमारे यूरिन में आना शुरू हो गए, स्लग ग्रुप हो गए. इसको हम नेफ्राइटिस सिंड्रोम भी कहते हैं और ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी हम लोग कह देते हैं कि सेल्स आना शुरू हो गए. मतलब जो सेल डैमेज हो जाते हैं या वो हो जाते हैं वो यूरिन के ज़रिए से रिलीज आउट होना शुरू हो गए हैं. इसके बाद कास्ट आ जाता है. कास्ट क्या चीज़ है, अब हम लोग मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि इसमें आपने क्या क्या याद रखना है. कास्ट आर द सिलेंड्रिकल बॉडीज दैट आर casted and modified in their shape in the renal tubule. ये सिलेंड्रिकल बॉडीज हैं, कैस्टेड और मोल्डेड हुई हैं इन द शेप. सिलेंड्रिकल बॉडीज हैं और इनको कैस्ट किया गया है. कैस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बुतों को बनाते हैं उनका कास्ट एक मॉडल बनाते हैं तो उसका बनाते था. कैस्ट में भी हेलाइन, ग्लैंडुलर और सेलुलर इन नेचर. हेलाइन एंड ग्लैंडुलर इज फॉर्म बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से ये फॉर्म हो सकते हैं यूरिन के अंदर. और द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटोन्यूरिया ड्यू टू द ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की वजह से हो रहा है. Cast cells are formed by sticking together. Red blood cell appear in urine during the nephropathy. White blood cell appear in the polynephroria. These cells occur during the acute phase. ये बाकी और फालतू चीज़ लिखी हुई है. बस आपने ये देखना है कि कैस्ट जो है वो सिलेंड्रिकल बॉडीज़ हैं जो कि मॉडल की तरह एक ट्यूब्यूल में होती हैं. और इनके ये हेराक्लाइन भी हो सकते हैं, ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं और सेलुलर नेचर के भी हो सकते हैं. और इनकी वजह क्या है, ये क्यों यूरिन में अपेयर होते हैं. एक्चुअली प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन की वजह से ये जो है ना वो चीज़ हो जाती है. ठीक है. इसके बाद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटोन्यूरिया क्या होगा कि हमारे पास ग्लूकोनेफ्राइटिस हो गया है. ये सेलुलर सेल्स में कुछ स्टिकिंग टुगेदर होके और ये अपना जो परफॉर्म है वो करते हैं. उसके बाद हमारे पास क्रिस्टल्स की बात आ जाती है कि क्रिस्टल्स में अब आप लोग देखेंगे तो हमने कहा कि नॉर्मल यूरिन में क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन क्या होगा कि कुछ जो क्रिस्टल्स हैं जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ये यूरिन किडनी में स्टोन प्रोड्यूस करते हैं. इस तरह कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ट्रिपल फॉस्फेट हो गया. इस तरह के जो क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल्स ऑफ क्रिस्टीन, टायोसिन अपेयर इन द लिवर डिजीजेस. तो जब ये क्रिस्टल्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे सिस्टीन और टायरोसिन के क्रिस्टल्स आएंगे तो आप फ़ौरन कह देंगे कि ये कोई लीवर की डिजीज़ है. इस तरह बैक्टीरिया भी नॉर्मल यूरिन के स्पेसिमेन में होते हैं. ठीक है ना. और लेकिन क्या होगा कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनके पास एबिलिटी होती है यूरिन में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. और क्योंकि नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा जो होता है, यानी हम लोग जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं उनमें नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया हर जगह है. सो यूरिन में बैक्टीरिया का आ जाना है, दैट इज़ द नॉर्मल थिंग. अच्छा जी, उसके बाद हम लोग केमिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे. ठीक है.